हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी क्लास 12 का पार्ट 2 पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। इसके पहले वाली क्लास में मैंने पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन के कुछ बेसिक टर्म्स को बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था मैंने वहां पर कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं, कितने वर्ल यानी कि कितने चक्र होते हैं, कौन से आवश्यक हैं, कौन से सहायक हैं, इन सभी के बारे में मैंने उस क्लास में आपको बताया था। और क्लास के अंत में मैंने आपको 3 क्वेश्चन भी दिए थे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने उन 3 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दिए होंगे और ठीक उसी प्रकार से इस क्लास के अंत में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि अगला पार्ट यानी कि इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, बात समझ में आई। तो अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये जो कि पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि पुष्पीय पादप में निषेचन पूर्व होने वाली घटनाओं के बारे में ना, निषेचन पूर्व होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ने हैं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉरी, चलिए, तो हमारा चैप्टर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन है, जिसको हम पार्ट 2 में हम लेकर के आए हैं। और इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन की क्या क्या घटनाएं होती हैं। व्हाट इज द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो पुष्पीय पादप में हेडिंग क्या है, हमारा मेन हेडिंग क्या है, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन की घटनाएं, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इवेंट्स in sexual reproduction of flowering plant। ठीक है, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो अगर हम बेटा बात करते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या इवेंट होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के दौरान, तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के दौरान 3 इवेंट होते हैं, यानी कि जनन के दौरान 3 प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं। उस घटनाओं की अगर हम बात करते हैं और थोड़ी थोड़ी उस पर चर्चा भी करें तो नंबर 1 पर जो पहली घटना आती है वो आपका है, नंबर 1 पर जो होता है वो होता है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, जिसको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। नंबर 2 पर अगर हम बेटा बात करते हैं तो नंबर 2 पर आता है निषेचन की घटना। निषेचन की घटना, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट, देखो अगर हम बात करते हैं पुष्प के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बात करते हैं तो जो निषेचन होता है वो कैसे होता है। निषेचन का मतलब क्या होता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आते हैं और आपस में फ्यूज होते हैं उसको निषेचन कहते हैं। तो यहां पर जो निषेचन होता है वो होता है परागण के कारण, परागण से, यानी कि पॉलिनेशन के थ्रू होता है। बात समझ में आई।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तीसरी घटना क्या होती है, निषेचन पश्च की घटना। निषेचन पश्च की घटना, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब बेटा अगर हम थोड़ी थोड़ी बातों को समझाएं आपको कि इस इवेंट्स में क्या क्या होता है, इन घटनाओं में के अंदर क्या क्या होता है, तो आप उसको देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निषेचन पूर्व की घटना, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो देखो हमने क्या माना, ये आपका निषेचन है, ठीक है। हम अगर इधर चलते हैं, पहले की बात करते हैं तो निषेचन पूर्व की घटना होती है, और अगर हम इधर चले फर्टिलाइजेशन के इधर चलते हैं तो निषेचन के बाद की घटना होती है। समझ में आया? और अगर हम बात करते हैं तो इन घटनाओं के अंदर, इन इवेंट्स के अंदर क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, तो यहां पर जो होते हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन में आपको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, मेल गैमिट के बारे में, फीमेल गैमिट के बारे में पढ़ना है। मतलब क्या है कि आपको निषेचन पूर्व की घटना के दौरान पढ़ना है नर जनन अंग के बारे में, मादा जनन अंग के बारे में, और उनके साथ साथ आपको पढ़ना है कि नर युग्मक क्या होता है, कैसे बनता है, मादा युग्मक क्या होता है, कैसे बनता है। तो इन पॉइंट्स को आपको पढ़ना है निषेचन पूर्व की घटना, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत। इतनी बातें समझ में आई? अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसको हम पॉलिनेशन यानी कि परागण कहते हैं। देखो जनरली अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के केस में, एनिमल के केस में बात करते हैं, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन एकदम सुटेबल रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं प्लांट के केस में, प्लांट के केस में बात करते हैं तो यहां पर जो फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमिट जो फीमेल गैमिट के पास आता है वो आता है थ्रू पॉलिनेशन, परागण के दौरान आता है, परागण क्रिया के कारण आता है। तो यहां पर हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो आपका निषेचन की घटना होती है, यहां पर क्या करते हैं, तो यहां पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट होता है, यानी कि निषेचन की घटना में नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, फ्यूज जो होते हैं, तब जाकर के निषेचन की घटना होती है। बात समझ में आई? फिर अगर हम बात करते हैं बेटा तीसरे घटना की बात करते हैं, जिसको हमने कहा कि निषेचन पश्च की घटना। निषेचन पश्च की घटना यानी कि अगर हम बात करते हैं निषेचन के बाद होने वाली घटना, क्या है, निषेचन के बाद होने वाली घटना, ठीक है। और ये क्या है, पहले। निषेचन के बाद होने वाली घटना में हम क्या करेंगे, जब निषेचन हो गया, नर युग्मक मादा युग्मक, मेल गैमिट फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज्ड हो गए, संलयित हो गए, तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। यही तो होता है निषेचन के बाद, एक नए जीव का विकास होता है। सेम प्रोसेस यहां पर होगा कि निषेचन तो हो जाएगा, निषेचन होने के बाद इस पुष्प के कई भाग अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो जाएंगे। निषेचन होगा, निषेचन के बाद जो आपका ओरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अंडाशय जो है पुष्प का वो क्या होगा, फल में परिवर्तित हो जाएगा। जो बीजांड है यानी कि जो ओव्यूल्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, यानी कि बीज में कन्वर्ट हो जाएगा आपका बीजांड। समझ में आया? ये होता है निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। निषेचन पश्च की घटना में हम पढ़ेंगे निषेचन के बाद जितने परिवर्तन होते हैं एक पुष्प में, ठीक है, एक सीरियल वाइज एक सीक्वेंस में जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को हम पढ़ेंगे। समझ में आया? तो मैं कहूंगा कि आप फटाक से पहले इन तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, लिखा हुआ है। फिर अलग हम क्या करेंगे कि हम पढ़ेंगे एकदम अच्छे से डिटेल से ये निषेचन पूर्व की घटना, निषेचन के पहले होने वाली घटनाओं में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो फटाक से आप इसको नोट डाउन कीजिए। नंबर 1 पर क्या हमने पढ़ा, निषेचन पूर्व घटना।
निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करते हैं। क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट? अभी मैंने आपको बताया ना कि निषेचन के पहले होने वाली सभी घटनाएं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत आती हैं। यानी कि यहां पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, मेल गैमेट कैसे बनता है उसको पढ़ना है, फीमेल गैमेट कैसे बनता है उसको पढ़ना है। तो इसी में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर निषेचन के पूर्व घटना एवं संरचना में हम पढ़ेंगे नर भाग को, यानी कि हम बात करेंगे मेल पार्ट का, मेल पार्ट की बात करेंगे। और मेल पार्ट में क्या क्या आता है उसको मैंने आपको बताया था, और एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि मेल पार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको एक फ्लावर बनाया था, इस प्रकार से। इस प्रकार से बनाया था। तो अभी हम बात करते हैं बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये बीच वाला जो दिख रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अब हम बात करते हैं इसको कहते क्या है, तो इसको हम पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, यानी कि एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। समझ में आया? ये आपका इसेंशियल वर्ल है, आवश्यक चक्र में आता है। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पॉलन ग्रेन। एंड पॉलन ग्रेन, यानी कि हम बात करते हैं पुमंग, पुमंग, लघु बीजाणुधानी, और परागकण, पॉलन ग्रेन के बारे में हम बात करेंगे। समझ में आया? चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पुमंग पर, यानी कि हम बात करते हैं एंड्रोसियम की, तो इसकी संरचना भी देखनी होगी। देखो, अगर हम बात करते हैं एंड्रोसियम में, तो एंड्रोसियम में सबसे ऊपर की ओर इस प्रकार से फुला हुआ एक हिस्सा होता है। इस प्रकार से एंड्रोसियम में एक फूला हुआ हिस्सा होता है। सबसे ऊपर की ओर जो होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसको हम एंथर कहते हैं, एंथर कहते हैं, यानी कि पराग कोश कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक लंबा पतला डंठल तंतु पाया जाता है, डंठल तंतु पाया जाता है, यानी कि इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट और ये एंथर, यानी कि ये डंठल तंतु और ये पराग कोश आपस में एक संरचना से जुड़े होते हैं, और उसको हम कहते हैं कनेक्टिव, यानी कि संयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कनेक्टिव, संयोजी कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? तो ये है आपके पुमंग का स्ट्रक्चर, पुमंग की एक यूनिट का स्ट्रक्चर है। तो अब अगर हम बात करते हैं पुमंग में, तो यहां पर क्या होता है, पुंकेसरों का समूह, पुंकेसरों का समूह पुमंग कहलाता है। पुंकेसरों का समूह क्या होता है? पुमंग कहलाता है। यानी कि हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ स्टामेन, ग्रुप ऑफ
स्टामेन कॉल्ड एंड्रोसियम। ग्रुप ऑफ स्टामेन कॉल्ड एंड्रोसियम। और दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये क्या है, पुष्पीय पादप में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि बात करते हैं एंजियोस्पर्म आवृत्तिबीजी पौधे में एक नर भाग है। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट। बात समझ में आई? समझने की कोशिश कीजिए, आप हर बात समझ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो पुंकेसर या पुमंग, इसको बहुवचन में हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। पुष्पीय पादप में नर जननांग है, यानी कि हम बात करते हैं स्टामेन, जिसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। एच मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावरिंग प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावरिंग पार्ट। गई बात आई समझ में आपको? आज मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसमें दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन सा? सबसे पहला क्या होता है आपका, एक लॉन्ग एंड सिलेंडर लाइक स्टाल्क होता है, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, यानी कि एक पतला लंबा डंठल तंतु पाया जाता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हम बात करते हैं इसके टर्मिनल पर, ऊंचे शीर्ष पर क्या होता है, एक बाइलोब्ड यानी कि द्विपालित स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम एंथर कहते हैं। समझ में आया अच्छे से? क्या कहा मैंने कि पुंकेसर में दो हिस्से होते हैं, एक पतला लंबा डंठल तंतु होता है, दूसरा शीर्ष भाग पर द्विपालित परागकोश पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पुंकेसर दो हिस्से, दो भाग में बटा होता है। पुंकेसर दो भाग में बटा होता है, यानी कि हम बात करते हैं स्टामेन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। पहला क्या होता है, ए लॉन्ग स्टाल्क दैट कॉल्ड फिलामेंट। एक लॉन्ग सिलेंडर स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। यानी कि हम बात करते हैं नंबर एक पर, एक पतला लंबा डंठल तंतु पाया जाता है। एक पतला लंबा डंठल तंतु, यानी कि ए लॉन्ग स्टाल्क। ठीक है, ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाल्क कॉल्ड फिलामेंट। ये बातें आपके एनसीईआरटी की लाइन में है, वहां से आप देखिएगा। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा भाग क्या होता है, शीर्ष भाग पर द्विपालित परागकोश पाया जाता है। शीर्ष भाग पर द्विपालित परागकोश पाया जाता है। बताया ना मैंने आपको स्ट्रक्चर में कि इसमें एक पतला लंबा डंठल तंतु पाया जाता है तथा ऊपर की ओर फूला हुआ एक संरचना पाया जाता है, जिसको हम परागकोश कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं एट द टर्मिनल ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट कॉल्ड एंथर। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ये 3 पॉइंट है जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है और आपको परीक्षा में नंबर भी दिलाएंगे। तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए।
ताकि अगले पॉइंट को मैं आपको अच्छे से लिख करके समझा सकूं। चलिए, यहां तक तो हो गया, आपको स्ट्रक्चर पढ़ लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसका सेक्शन काटा जाए, इसका सेक्शन काटा जाए तो क्या देखने को मिलेगा? तो फटाक से पहले आप इसको नोट कीजिए। अगर हम बात करते हैं बच्चा, ये जो हमारा एंथर है यानी कि पराकोष है, इसको हम काटें, इस तरीके से अगर इसको हम काट दें तो क्या देखने को मिलेगा, उसकी हम बात करते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से संरचना देखने को मिलेगी जैसा कि मैं यहां पर बना रहा हूं। और यहां से आपको ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसका सेक्शन काटते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हमने अभी आपको यह बताया कि जो परागकोश होता है, एंथर जो होता है वो द्विपालित यानी कि बाइलोब्ड होता है। ये तो आपने कहा बाइलोब्ड होता है, जी हां बाइलोब्ड होता है, ये आपने मान लिया। लेकिन कैसे, कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि बाइलोब्ड होता है। जी हां, हमारे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये बाइलोब्ड होता है। कैसे बाइलोब्ड होता है? एक लोब इसका ये हो गया, एक लोब इसका ये हो गया, यहां से समझिए, एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया। हमने इसका सेक्शन काट दिया तो अंदर कुछ इस प्रकार से दिखा। प्रत्येक लोब की बात करते हैं, प्रत्येक भाग की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, जिसको हम लघु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम पॉलन चैम्बर भी कहते हैं। वो चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन भरा होता है। देखो इस प्रकार से, तो ये जो आपका है, ये आपका लोब है यानी कि भाग है, और इसके अंदर ये जो चीजें दिख रही है गोला गोला, ये आपका पराग प्रकोष्ठ है, जिसको हम पॉलन चैम्बर कहते हैं। पॉलन चैम्बर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? तो अगर हम कहते हैं तो इस पराग कोश के प्रत्येक लोब में दो पॉलन चैम्बर पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक परागकोश के अंदर 4 पराग प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 4 पॉलन चैम्बर, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। बात समझ में आई? अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको हर बातें मैं समझाऊंगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो क्या हुआ? परागकोश का सेक्शन काट दिया। परागकोश प्राय द्विपालित होते हैं, ये बातें मैंने बता दिया। प्रत्येक परागकोश में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रत्येक परागकोश में क्या होता है? 2 प्रकोष्ठ होता है। अतः एक परागकोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो इस बात को मैं लिखूं कि परागकोश द्विपालित होते हैं। परागकोश द्विपालित होते हैं, यानी कि हम बात करते हैं एंथर इज बाइलोब्ड। ये बातें मैंने आपको पहले बताया, जिसके प्रत्येक पराग पाली में, जिसके प्रत्येक पराग पाली में 2 पराग प्रकोष्ठ, जिसको हम लघु बीजाणुधानी या परागपुट कहते हैं। लघु बीजाणुधानी या परागपुट
पाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि हम बात करते हैं ईच लोब्स ऑफ एंथर हैज टू पॉलन चैम्बर, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। प्रत्येक पॉलन चैम्बर की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक एंथर लोब के अंदर पाया जाता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं ओवरऑल एक परागकोश के अंदर 4 पराग प्रकोष्ठ पाया जाता है। बात को समझिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। नोट करके आप एक पॉइंट लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली, अतः प्रत्येक परागकोश में 4 पराग प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। दैट इज, या फिर हम कहें दैट इज ईच एंथर कंटेन 4 पॉलन चैम्बर। ईच एंथर कंटेन 4 पॉलन चैम्बर। ये तो रही जनरली आपके पॉलन चैम्बर की बात, एंथर की बात। मैंने जान लिया कि प्रत्येक एंथर के अंदर 4 पॉलन चैम्बर पाए जाते हैं। बट फ्लावरिंग प्लांट की हम बात करते हैं तो एक ऐसा भी फैमिली है फ्लावरिंग प्लांट में जिसके अंदर केवल और केवल सिंगल लोब होता है एंथर का। वो है मालवेसी कुल। मालवेसी फैमिली के जितने भी प्लांट पाए जाते हैं सभी के एंथर सिंगल लोब्ड होते हैं, एक पालित होती है। तो इस पॉइंट को आप नोट करके लिखेंगे कि मालवेसी फैमिली के पास एक पालित परागकोश पाया जाता है। ठीक है, सिंगल लोब एंथर प्रेजेंट इन मालवेसी फैमिली। बात समझ में आई अच्छे से? चलिए, इतनी तो बातें हो गई। यानी कि अगर हम बात करते हैं जब उसमें सिंगल लोब पाया जाएगा तो उसका सेक्शन कटेगा तो ये वाला कैसा दिखेगा, इसको भी देख लीजिए आप। तो उसका जो सेक्शन कटेगा तो ये वाली चीजें इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आपका सिंगल लोब हो गया, ये पॉलन चैम्बर, ये पॉलन चैम्बर हो गया। यानी कि हम बात करते हैं 2 पॉलन चैम्बर पाया जाता है एक लोब में मालवेसी कुल के फैमिली में। समझ में आया? इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। ये आपका पुंकेसर यानी कि एंड्रोसियम पुमंग हो गया, स्टामिन हो गया। अब अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की, तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है उसको समझते हैं। अभी तो बातें आपने इतने की है। माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि ये पॉलन चैम्बर कैसा दिखाई देगा जब ये मेच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तब की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। चलो लघु बीजाणुधानी की बात करते हैं। जिसको हम पराग प्रकोष्ठ भी कहते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं माइक्रो स्पोरेंजिया ओआर पॉलन चैम्बर की। माइक्रोस्पोरेंजिया व पॉलन चैम्बर की हम बात करते हैं। तो अभी हमने आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया कि जो पॉलन चैम्बर होता है उसके अंदर पॉलन ग्रेन यानी कि पराग प्रकोष्ठ में पराग कण भरे होते हैं। ठीक है, पराग कण का निर्माण कैसे होता है?
तो पराग कण का निर्माण पराग मातृकोशा में, या फिर जिसको हम लघु बीजाणु मातृकोशा कहते हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है, माइटोटिक डिवीजन के दौरान होता है। समझ में आया? तो अभी हम बातों को समझते हैं और लिखते हैं कि पराग कोश के अंदर जो लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु भरे रहते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि इन माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर आर प्रेजेंट या उपस्थित होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर, जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, पॉलन ग्रेन उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। बात समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं बेटा, ये पॉलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर बनता कैसे है, पराग कण बनता कैसे है, उसकी बात करते हैं। तो पराग कण का निर्माण कैसे होता है? अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? पराग कण यानी कि जिसको हम लघु बीजाणु कहते हैं, लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु मातृकोशा में, लघु बीजाणु मातृकोशा में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि पॉलन ग्रेन ओ आर माइक्रोस्पोर आर formed during the mitotic division in microspore mother cell। माइक्रोस्पोर मदर सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप पॉलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये बातें समझ में आ गई बेटा आपको अच्छे से? तो अब अगर हम बात करते हैं, जो आपका ये एंथर है, ये एंथर जब आपका मैच्योर हो जाता है, ये एंथर जब आपका मैच्योर हो जाता है, तब ये कैसा दिखाई देता है? अभी तो हमने क्या किया था, इसका सेक्शन काटा था, सेक्शन काटा था तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई दिया, कुछ इस प्रकार से ये दिखाई दिया सेक्शन काटने पर। तो जब ये मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे ही ये मैच्योर हुआ तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये आ जाएगी कि इसके अंदर का, यहां पर देखो, इस प्रकार से ही बना था ये। मैच्योर जब हो जाएगा बेटा ना, तो क्या होता है कि ये जो पॉलन चैम्बर है, पॉलन चैम्बर यानी कि पराग प्रकोष्ठ जो है, ये पराग प्रकोष्ठ जो है वो पराग प्रकोष्ठ फट जाता है, और एक लोब में क्या होते हैं, केवल और केवल एक ही पॉलन चैम्बर बचता है। पूरी फट जाती है, इसके बीच की दीवार जो होती है वो फट जाती है, और पूरे एक लोब के अंदर एक ही पॉलन चैम्बर बचता है। तो ये दिखाई कैसा देगा उसकी हम बात करते हैं। तो फटाक से पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर इसको हम समझाते हैं।
परागकोश परिपक्व हो जाने पर, ठीक है, परागकोश परिपक्व हो जाने पर लघु बीजाणु धानी के मध्य स्थित बंध्य ऊतक फट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, जिससे परागकोश के प्रत्येक पाली में केवल एक प्रकोष्ठ बन जाता है। इस प्रकार के विस्फोटन के समय परागकोश में केवल 2 प्रकोष्ठ रह जाते हैं। इस बात को यहां पर मैं फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ी सी आप ध्यान देंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएंगे आपके, ये जो आपका इस प्रकार से पॉलन चैम्बर था, ये पॉलन चैम्बर के बीच में ये जो ऊतक बॉर्डर लाइन थी, यही बॉर्डर लाइन क्या हुई, फट गई, नष्ट हो गई, जिसके दौरान क्या हुआ कि एक चैम्बर, एक पॉली के अंदर, एक लोब के अंदर केवल एक ही पराग प्रकोष्ठ पॉलन चैम्बर बच रहा है। और इसी दौरान क्या होते हैं, जितने भी पॉलन ग्रेन होते हैं, ये सभी जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। बात समझ में आई बेटा अच्छे से? तो ये आपके परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट है, यानी कि एलएस स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको आज के इस क्लास में बताई है, समझाई है, वो सब के सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा और क्लास भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ छोटे क्वेश्चंस की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पुष्पीय पादप में, पुष्पीय पादप में नर युग्मक को क्या कहते हैं? पुष्पीय पादप में नर युग्मक को क्या कहते हैं ना? इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट मेल गैमेट आर नोन एज, पुष्पीय पादप में नर युग्मक किस नाम से जाना जाता है या क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस में दे दूं या डायरेक्ट आप आंसर बताएंगे? डायरेक्ट आंसर बताएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद 2 आंसर होगा इसका। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका कि किस फैमिली के अंदर पॉलन चैम्बर केवल एक होता है, सॉरी पॉलन चैम्बर केवल 2 होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया। हम बात कर रहे हैं कि किस कुल के अंदर, किस कुल में परागकोश एक पालिश होता है, एक पालित होता है। यानी कि बात करते हैं सिंगल लोब्ड पॉलन चैम्बर, सॉरी सिंगल लोब्ड एंथर present in which family? ठीक है, किस फैमिली में होता है? आंसर आपको देना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा कि
जो आपका एंथर होता है, जनरली इन फ्लावरिंग प्लांट एंथर आर generally in flowering plant anthers are सामान्यतः पुष्पीय पादप में परागकोश कैसे होते हैं या होते हैं। ठीक है, मतलब ये बताना है कि परागकोश जो होता है वो बाइलोब्ड होता है या सिंगल लूप्ड होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जितनी भी मैंने क्वेश्चन बताया है यहां पर सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए और शेयर कीजिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी पढ़ सके बायोलॉजी आपकी तरह।